कहते हैं कि उड़ान हौसलों से भरी जाती है, कभी पंखों से नहीं। और इंडस्ट्री पर्सन के ऊपर ये बात बहुत ज्यादा सूटेबल होती है, पूरी तरह से सटीक बैठती है। आप जब राजस्थान का नाम लेते हैं तो राजस्थान में सिर्फ दोहरे नहीं मिलते। जी हाँ, रेत के दोहरे ही नहीं मिलते हैं। राजस्थान के पास बिरला, पीरामिल, गोयनका, वेदांता, मित्तल, बजाज ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का नाम रोशन किया है। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि राजस्थान के यहाँ कहीं के नहीं, राजस्थान की भूमि के हैं, राजस्थान से ही इनका जन्म हुआ है और पूरे विश्व में अपने नाम की धमक हमारे इंडस्ट्री एरिया ने बनाई है। आज राजस्थान के पास इंडस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी से जूझ रहे हैं कि क्या पूरी तरीके से इंडस्ट्री पर्सन बन चुका है राजस्थान, मतलब इंडस्ट्री चल चुकी है या नहीं चल चुकी है। बहुत सारी चीजें। सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी और प्रोडक्शन हाउस एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, जहां हम इंडस्ट्री के कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को लाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री को हम और बेहतर कर सकते हैं राजस्थान में, कैसे रोजगार का साधन बन सकती है, कहां आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं और कहां इसका उपयोग राजस्थान की इकोनॉमी को और आगे बढ़ाने में हो सकता है। तो हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राजस्थान की इंडस्ट्री में इस पॉडकास्ट की श्रृंखला को शुरू करके। एक इंडस्ट्री भर नहीं होती है, लाखों लोगों की आजीविका होती है, अपने सपने भी वो पूरा करते हैं, एक सोशल स्टेटस भी पूरा करते हैं और भी बहुत सारी चीजें आप इंडस्ट्री के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि जहां इंडस्ट्रियां डेवलप होती हैं वही राष्ट्र आगे जाके उन्नति भी करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जयपुर इंडस्ट्री एरिया के वेल रेपुटेड इंडस्ट्री एरिया संडा डूंगर के प्रेसिडेंट श्री रतन मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष श्रृंखला में। धन्यवाद। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और आपकी एजुकेशन कहाँ हुई थी। सब मेरा जन्म है राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से छोटा सा कस्बा है बिसाऊ, मेरा जन्म वहाँ से है। और मेरे फादर पहले मुंबई चले गए थे और मेरी स्कूलिंग जो है ना वो वहाँ मुंबई से है। मुंबई से फिर हम लोग जैसे मेरी स्कूलिंग के बाद में हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ हमने फिर काम का सेटअप किया। जन्म मेरा यहीं राजस्थान से है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में बिसाऊ। और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की? मैंने क्लास 1 से ही वहाँ मुंबई से ही किया है और मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से ही है। मैं कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं। कॉमर्स ग्रेजुएट? हाँ जी। इंडस्ट्री के लिए तो बहुत जरूरी चीज़ है। इंडस्ट्री के लिए आजकल तो टेक्निकल नॉलेज होना है ना, वो ज़्यादा जरूरी हो गया है जी। थोड़ा सा मिश्रा जी ये बताइए, एक मुंबई से आपके एजुकेशन का सफर और मुंबई को जो लोग होते हैं उनके सपने कुछ और होते हैं, तो किस प्रकार से वापिस आप राजस्थान आए और कहाँ से आपने इंडस्ट्री की शुरुआत की? पहले से कुछ विचार था या फिर शुरू से इंडस्ट्री पर्सन ही बनना था आपको? नहीं, मेरे को चॉइस करने का मेरे को ऑप्शन नहीं मिला एक्चुअल में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पापा पहले ही वहाँ मुंबई जा चुके थे और वो उन्होंने वहाँ पर जैसे जॉब भी किया, लेकिन उनका हमेशा से ये आप ये बोल सकते हैं ध्येय या क्या उसको ध्येय जो था उनका, वो यही था कि एंटरप्रेन्योर बनना और खुद का काम करना। उन्होंने कई जगह जॉब किया, फिर लास्ट में वो सेंचुरी में भी थे जॉब में, परचेज में थे वो, सेंचुरी कॉटन में, मुंबई में उनकी ऑफिस है वर्ली पे। फिर वहाँ से उन्होंने, क्योंकि कॉटन से रिलेटेड काम था, तो उन्होंने कपड़े से जो पावरलूम होता है जिसपे अपने कपड़े की वीविंग होती है, उसका काम शुरू किया। तो धीरे धीरे वो व्यापार में आ गए। और जब मेरे से बड़े 2 भाई हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 2 बहनें और 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो मेरे जो बड़े बड़े भैया है वो सबसे पहले यहाँ जयपुर आए। उनको पिताजी ने भेजा यहाँ पे कि भाई, जैसे हम वहाँ पे टेक्सटाइल मिलों का स्पेयर पार्ट्स का काम था हमारा, तो हम उसकी ट्रेडिंग करते थे। तो टेक्सटाइल मिलों में जो 80-90% जो पार्ट्स जो होते हैं वो कास्टिंग के पार्ट्स होते हैं, सीआई कास्टिंग के। तो पापा ने सोचा कि भाई जब हम उसका ट्रेड कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसके एक स्टेप ऊपर जा करके अपन इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करते हैं। तो उस सोच के साथ में उन्होंने सबसे जो बड़े वाले मेरे भैया है महेंद्र जी मिश्रा, उनको यहाँ जयपुर भेजा। उनके पास में 2 ऑप्शन थे पापा के पास में,
कि भाई या तो अपन जयपुर भेजे, या जो काम 99% ये काम है ना सेंट्रलाइज्ड है अहमदाबाद में, कास्टिंग का, पावरलूम स्पेयर पार्ट्स का। लेकिन क्योंकि हमारा होम स्टेट राजस्थान था जी, तो उन्होंने भैया को यहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन उनको यहाँ भेज दिया कि भैया आप वहाँ जा करके मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कीजिए। और इस तरह से हमने हमारी यहाँ फाउंड्री लगाई जयपुर में। सबसे पहले भाई साहब आए हमारे बड़े बड़े जी, फिर जैसे थोड़ा थोड़ा काम आगे आगे बढ़ता गया, और उसके बाद में पिताजी ने मेरे को भेजा कि भाई मैं भाई को हेल्प करने के लिए आऊँगा जयपुर। मेरे पास में ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने कहा कि भाई आपको वहाँ जाना है और अपना काम देखना है। तो साथ के साथ में मैं पढ़ भी रहा था, मतलब एग्जाम देने तो मैं वहाँ जाता था और काम यहाँ करता था भाई के पास में। उनके गाइडेंस में हमने यहाँ इंडस्ट्री सेट करी। आपके पास ऑप्शन नहीं थे, मतलब कुछ मन में और इच्छा थी और बन गए इंडस्ट्री पर्सन? तो हाँ डेफिनेटली, देखिए क्या इच्छा थी? डेफिनेटली अगर आप मुंबई जैसी जगह छोड़ करके आप किसी को बोलोगे, जैसे आप अभी जयपुर में रह रहे हो, मैं आपको कहूँ आप मेरे होम टाउन चले जाइए जी, तो आप शायद उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे और उससे एग्री भी नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे पास में ऑप्शन नहीं था। मेरा मन तो यही था कि अच्छा उस टाइम पे देखिए क्या होता है, मुंबई और जयपुर में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल है ना। वहाँ के जो रहने का तरीका है, वहाँ के जो सोशल लाइफ है, और यंग जनरेशन को चकाचौंध ज्यादा भाती है, यंग जनरेशन को चकाचौंध ज्यादा भाती है। तो इसलिए मेरी इच्छा कमी थी, लेकिन मैं फादर को ना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यही चूज किया कि अपन जयपुर चलते हैं। तो मिश्रा जी ऐसा क्या माइंड में विचार था? हमारे सुनने में आया है कि आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है, मतलब गाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो हमारे लोगों के लिए आप 2 लाइन सुना के भी बताएं, लोगों को पता हो कि इंडस्ट्री वाला सिर्फ फैक्ट्री में काम नहीं करता, बहुत सारे भी उसमें भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो 2 लाइन गाना सुनाए हमें। ये आपको जिन्होंने भी बताया ना, उन्होंने मेरे साथ में दुश्मनी निकाली है। नहीं, दुश्मनी नहीं निकाली है, वो जिन लोगों ने हमें बताया वो आपके सबसे क्लोज लोग हैं, तो गलत नहीं हो सकते वो। कोई बात नहीं, हम सुनने की क्षमता रखते हैं। आप थोड़ा 2 लाइनें गुनगुनाएं। मेरा एक ना बहुत फेवरेट गाना है मेरा, मैं आपको सिर्फ 2 ही लाइन सुना पाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा की मेरी गुंजाइश भी नहीं है। नहीं, हमारे कैमरामैन तैयार हैं, आप बताइए, सुनाइए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, बहुत सुंदर, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज बहुत अच्छी है, और जयपुर के इंडस्ट्री पर्सन्स को पता लगेगा कि वो अपना टैलेंट कम से कम इस पॉडकास्ट में तो दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैलेंट है जो गाने का होता है या कोई भी होता है। रतन मिश्रा जी, आप ये बताइए, जब आप आए थे यहाँ पर, आपने इंडस्ट्री शुरू करी थी, तो खासतौर से किस तरह की समस्याएं आपको शुरुआती दौर में आई? आप कुछ बताएंगे तो शायद नए जो लोग इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं, जो यंग है, उनको कुछ समझ में आएगा। देखिए, मेरे साथ में जो सबसे पहली जो समस्या मैंने फेस करी वो थी ईगो प्रॉब्लम जी। क्योंकि मैं जहाँ से आया था, या मेरा जो मुंबई का जो, अच्छा मेरे पास में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद का टाइम नहीं मिला, तो हम दोस्तों में या रहते हैं तो हम एक अपने कंफर्ट जोन में, एक ईगो में रहते हैं कि यार मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है, बिल्कुल, है ना। और इंडस्ट्री में आप आते हो तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, बिल्कुल। और साथ में लेने के लिए आपको सबसे पहले ना अपना ईगो छोड़ना पड़ता है कि भाई आपको अगर सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है कि वो सही हो, आप गलत हो, आपके सबके व्यूज लेने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू में हुई मेरे साथ में, वो ईगो वाली प्रॉब्लम है। यार जनरली क्या होता है कि अच्छा उस टाइम पे लेबर की भी बड़ी समस्याएं होती थी, यूनियनबाजी भी काफी कुछ होती थी, आप उनको कुछ बोल दो तुरंत खड़े हो जाते थे आपके ऊपर झंडा लेकर के। आज ये सब चीजें नहीं है, काफी ग्रोथ हुई है उस चीज में, काफी फायदा भी हुआ है, और सभी को फायदा हुआ है, इंडस्ट्री को भी हुआ है, और जो उसमें काम करने वाले हैं उनको भी फायदा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री में आते हो किसी भी टाइप की, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, किसी भी टाइप की, तो आपको दिमाग आपका खुला रखना पड़ेगा सजेशंस और व्यू दूसरे के लेने के लिए, ये आपको बहुत जरूरी है। मिश्रा जी, जो नई जनरेशन है 1 by 1 इंडस्ट्री में देखती है, चाकाचौंध देखती है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री पर्सन अपनी एक लग्जरी लाइफ मेंटेन करता है,
क्या थॉट लेकर आप सजेशन देंगे कि एक नए इंडस्ट्री पर्सन जो दिमाग में लगा रहा है कि मुझे इंडस्ट्री खोलनी चाहिए, एक एक सिंपल क्या थॉट प्रोसेस लेकर ही वो इस फील्ड में आए? देखिए, इंडस्ट्री में आने के लिए ना सबसे पहले आपको ये सोच करके आना पड़ेगा कि भाई लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए। आप इसमें इंडस्ट्री में कोई भी में आपको शॉर्ट टर्म में सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है। बिल्कुल, आपको काफी कुछ पकना पड़ेगा उसके लिए। जैसे अपन बोलते हैं कि जब सोना जो होता है, जब उसके रॉ फॉर्म में होता है और जब वो लास्ट एंड में जब ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है, तब तक बहुत से उसके प्रोसेस होते हैं और उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इंडस्ट्री में आप शॉर्ट टर्म के लिए आप ये सोचो कि मैं यार 2 साल में बहुत सफल हो जाऊंगा, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा, तब आप उससे बड़े खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे। एक इंडस्ट्री पर्सन जब फील्ड में आता है और इंडस्ट्री अपनी खोलता है, अब हम राजस्थान की बात करते हैं क्योंकि आपकी इंडस्ट्री राजस्थान में है, ऐसी कुछ 2 प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं जो सबसे पहले फेस होती हैं, उसको आते ही सबसे पहले फेस होती हैं? वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है और किसी भी तरह की 2 कौन सी प्रॉब्लम है जो एकदम से आती है उसको फेस करनी पड़ती है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जी, दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में बहुत महंगी है। ओके, तो जो आपकी जो अगर इंडस्ट्री में आपका इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट ज़्यादा है तो आपको कंपटीशन बड़ा फेस करना पड़ेगा। वहाँ आपको डीप कंपटीशन मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे लेबर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है ना, और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। जैसे आपको 24 घंटे लाइट मिलने में बड़ी समस्या होती है। कई बार आपको 2-2 दिन, जैसे अभी मैं आज ही की बात करूँ तो आज हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में पूरा पावर कट है। ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी की रेट और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दोनों जगह आपको गवर्नमेंट का पार्ट है, उनको ध्यान देना चाहिए। मिश्रा जी, एक कनेक्टिविटी होती है गवर्नमेंट की और एक गवर्नमेंट का वो ऑफिस जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो पिन टू पॉइंट हम अगर बात करें तो आप जो एक रिलेशन है गवर्नमेंट ऑफिस का, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है या जो चीज़ आपको चाहिए, आप आउट ऑफ 10 उसको कितना नंबर देंगे कि आपकी जो कनेक्शंस हैं या जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं उनके सेटिस्फेक्शन स्तर पे आउट ऑफ 10 आप कितना नंबर देंगे? अगर आप इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो मैं स्किप कर देता हूं। नहीं, फंसा हुआ महसूस नहीं कर रहा। मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने 10 में से आप ये मान लीजिए 3 से ज्यादा नहीं दे सकते आप। 3 से ज्यादा, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। बहुत ज्यादा सुधार की बहुत सुधार की। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहले से है ना, अगर यही सवाल आप मुझे 4-5 साल पहले पूछते तो मैं हो सकता है कि मैं 10 में से ना उसको 1 ही देता। हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है धीरे धीरे इसमें सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को हम भी समझते हैं, जितने घराने पूरे भारत को राजस्थान ने दिए, शायद ही किसी राज्य ने दिया हो या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र ने दिया हो, तो निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए। एक और सवाल उठता है जब मैं आपसे कोई एक ऐसा सिंपल सॉल्यूशन मांगू कि राजस्थान में इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बढ़ावा दे, तो एक सबसे सिंपल एक सॉल्यूशन आप बताइए या एक ऐसा कदम गवर्नमेंट का बताइए जिससे कि इंडस्ट्रियां और फली फूलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत स्कैर्सिटी है। ये तो हम आप ऐसे मान लीजिए राजधानी में बैठे हुए, बिल्कुल यहाँ हमको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप ये सोचिए कि इंटीरियर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ जनरेशन की और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप देख लीजिए, जब मतलब राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, ये 3 शहरों के अलावा आप चौथा नाम अगर आप बोलेंगे पूछेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नाम दूं मैं। तो क्या सॉल्यूशन है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, या उद्योगपतियों ने खुद आगे बढ़कर कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट को दिया हो? नहीं, वो उस बारे में तो जैसे अपने सेमिनार वगैरह होते ही रहते हैं कि इंडस्ट्री के अवेयरनेस या जो नई टेक्नोलॉजी जो आती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या जो है ना एक्चुअल में, एक तो जैसे गवर्नमेंट की जो बॉडी है, एंटरप्राइज है, रिको है, ये एक मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल समस्या है, कहने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि रिको जो है ना आज के टाइम पे प्रॉपर्टी डीलर बन गया है।
जिनका काम ये था कि भी सब्सिडाइज रेट पे हम इंडस्ट्रियों को जमीन उपलब्ध कराए, वो खुद है ना एक प्रॉपर्टी डीलर के जैसे डील कर रहा है। पहले क्या होता था कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया नया लॉन्च कर रहे हैं तो वो ओपन फॉर ऑल होता था, आप जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट के उस पर चलता था। अब रिको ने क्या कर दिया कि उसको ऑनलाइन है ना उसका ऑक्शन करती है। बिल्कुल। तो ऑक्शन का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले तो आपको जमीन के लिए फाइट करना है, और फाइट करने का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम पैसा दो, आपको सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिल रहा है। उसमें भी ये क्या करते हैं कि सपोज करो कि 1000 प्लॉट है, तो 1000 प्लॉट का ऑक्शन एक साथ नहीं करते, वो 1000 में से ना 50 प्लॉट का ऑक्शन करते हैं। और मान लीजिए कि वो ऑक्शन सपोज करिए कि भाई 100 रुपये पे छूट गया, नेक्स्ट जो 50 जो है ना वो 100 रुपये से ऊपर पे ही ऑक्शन चालू होगा। मतलब वो खुद ही रेट हर बार बढ़ाए जा रहे हैं, और पूरे प्लॉट एक साथ में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स निकालेंगे भी नहीं, उसमें से चुनिंदा 10-20 प्लॉट निकालेंगे, उसका ऑक्शन करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो उससे भी ऊंची रेट पे ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अगर इंडस्ट्री को बढ़ाना है ना तो लैंड हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी, अगर आपने भी जैसे यहाँ स्टूडियो सेटअप कर रखा है तो आपको भी लैंड की रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए भी आपको अगर फाइट करना पड़े तो फिर आप सोच लीजिए कि भी क्या पोजीशन रहेगी। हाँ, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके बाद बाकी सारा काम तो इंडस्ट्री पर्सन खुद ही कर लेता है, लेकिन जहां आपको कॉपरेशन चाहिए गवर्नमेंट से, वो एक अलग चीज होती है। और हमारा पर्पज भी इस पूरे शो का यही है कि एक के बाद एक चीजें, कुछ चीजें गवर्नमेंट को भी नहीं पता होती है, उन तक चीजें पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी चीजें बाहर पहुंचती है तो कुछ सजेशंस भी आते हैं। खासतौर से जो आपका इंडस्ट्री एरिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें उनमें सुधार होना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से जोन बांट रखे हैं, तो कुछ ऐसे सजेशंस की कुछ तरीके से हम अपने इंडस्ट्री एरिया को हाइप पे ला सकें। देखिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ना एक क्लस्टर सिस्टम जो होता है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्लस्टर का मतलब ये होगा कि एक ही टाइप की इंडस्ट्री जो होती है ना उस एरिया में लगी हुई होती है। बिल्कुल। या उसको प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई एक जैसी जगह पे आप मैक्सिमम एक नेचर ऑफ वर्क आ जाए। तो ये जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को इस चीज में वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, और ये कैसे आगे बढ़े इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो उस टाइप की इंडस्ट्री, प्लस वो जिनसे सोर्सिंग करते हैं, वो जिनसे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं, वो सब आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाता है। तो उससे जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम साइड में जाती है। और आज का टाइम डीप कंपटीशन का है, हमको और आपको सभी को सिर्फ आपस में जो स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में या कंट्री में, उसके अलावा आपको उससे बढ़ करके इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशन फाइट करना है। तो आपको उस तरफ बढ़ना पड़ेगा कि भाई जहां आपकी मिनिमम कॉस्ट आती हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी एक एपिसोड में किसी चीज को समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। रतन मिश्रा जी से हमारी बातचीत अगले एपिसोड में भी जारी रहेंगी। उनके सामाजिक जीवन, उनके बहुत कुछ इवेंट के बारे में भी हम जानकारी उनसे लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसके साथ लाखों लोगों के जीवन जुड़ा हुआ है, रोजगार जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, बहुत सारी नई नई चीजें पैदा हो सकती हैं। सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस का ये सबसे बड़ा पर्पज है कि जितना हो सके हम अवेयरनेस को और ज्यादा स्प्रेड करें। तो अगले एपिसोड तक भी रतन मिश्रा जी से बातचीत होती रहेगी। आज की चर्चा को तो हम अभी विराम देते हैं, लेकिन आपके साथ बने रहेंगे तो देखते रहिए ये विशेष पॉडकास्ट की श्रृंखला सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आप इसको देखें, सुझाव दें और हमें बताएं और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार। और मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।